हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि हमने मतलब मैं जब फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे गाइड करने के लिए अभिनव थे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट होता है फ़र्स्ट टाइम जब आप आते हो ना, ट्रैवल करते हो, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ी सी डर भी होता है, चीज़ें पता नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब लेके आए हैं आपके लिए। नमस्कार। जैसा कि ये टॉपिक डिस्कस हुआ है कि जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंसान फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है। मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे प्रोसीजर्स पता थे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब जॉब भी करा है अपना एयरपोर्ट में, जॉब मतलब जब टर्मिनल में जॉब करता था तब भी बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो कुछ सिंपल स्टेप्स आपको बताना चाहूँगा जिनसे कि आगे चल के आपको ऐसी परेशानियों का शायद सामना ना करना पड़े। और कोशिश यही करूँगा जो जो सवाल आपके मन में आते हैं जब आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सोचते हैं, उन सबके जवाब आज जिस पे वीडियो में मिल जाएं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स की होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट है, उसके बाद आपकी टिकट, इंटरनेशनल जिस फ्लाइट की आपकी टिकट है, और उसके बाद उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का वीज़ा कुछ कंट्री में ऑन अराइवल होता है। जैसे आप किसी कंट्री में टूरिस्ट बेसिस पे जाते हैं, वर्क वीज़ा तो हर कंट्री का लेना पड़ता है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप किसी किसी कंट्री में सिर्फ घूमने जा रहे हैं तो आपको कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें विजिट वीज़ा नहीं होता है, वीज़ा ऑन अराइवल होता है। और कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हो गई कि अब मैं आपको सिर्फ जिस कंट्री में आप घूमने जा रहे हैं उसके बेसिस पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, आपके पास टिकट होनी चाहिए। और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक आइडियल टाइम होता है कि एटलीस्ट आप 4 घंटे पहले अपने घर से निकलें, 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप ट्रैवल करते हैं तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो बेहतर है कि आप 4 घंटे पहले निकलें। क्योंकि चेक इन काउंटर में भी बहुत लंबी लाइन होती है। अगर आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं तो और भी बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास बैगेज होगा, तो आपको बैगेज तो ड्रॉप करने के लिए चेक इन काउंटर में जाना पड़ेगा। तो कभी सबसे कभी एंट्रेंस पे भी लंबी लाइन होती है। तो अब जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आपका जो सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट के बाहर, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट चेक करेंगे कि आपकी टिकट की डेट, आपकी टिकट की फ़्लाइट टाइमिंग क्या है, और आपका नाम, और आपका पासपोर्ट में आपका नाम और टिकट पे आपके नाम को मैच करेंगे। कौन सी फिर फ्लाइट से जा रहे हो? आप अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे आप देखेंगे कि सामने एक स्क्रीन लगी होगी जिसे नॉर्मली बोला जाता है फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, फिट्स बोलते हैं। एक स्क्रीन होगी, आप नॉर्मली समझिए उसको, आप चेक कर सकते हैं। अपनी फ़्लाइट नंबर देखेंगे, उसमें रोज़ लिखी होंगी कि आप A B C ऐसे रो होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस रो में जाके आपको चेक इन करानी है। तो अब आपको रो पता चल गई, आपने एयरपोर्ट के अंदर आपकी एंट्री हो गई। अब आप अपनी टिकट, अपना पासपोर्ट, और अगर आपकी जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका वीज़ा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप चेक इन लाइन में लग जाइए। अब चेक इन की क्यू में आप लगेंगे, जब आपका नंबर आएगा तो आपसे चेक इन काउंटर पर स्टाफ टिकट मांगेगा, आपका पासपोर्ट मांगेगा और आपका वीज़ा मांगेगा। आप तीनों चीज़ें उनको दिखाएंगे तो वो आपको एक बोर्डिंग कार्ड देंगे। वो बोर्डिंग कार्ड एक तरीके से आपकी जो है, उसके बाद उसका बोर्डिंग कार्ड का यूज़ होना, टिकट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। अब आप वो बोर्डिंग कार्ड लेंगे, अपना पासपोर्ट लेंगे और उसको लेके जाएंगे इमिग्रेशन पे। अब इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन पे एक तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वैलिडेशन होता है। वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या नहीं है। तो वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर से जो चेक इन काउंटर पे भी चेक होता है लेकिन वहाँ पे भी चेक होगा, फिर से आपका वीज़ा चेक होगा और आपका बोर्डिंग कार्ड देखा जाएगा। फिर आपका बोर्डिंग कार्ड सब चेक करेंगे तो आपके
जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट में से सारे खाली जो पेजेस होते हैं उस एक पेजेस पे स्टैंप लगा देंगे कि आप इस दिन इंडिया से आप फ्लाइट जहाँ की भी आप ले रहे हैं, आप वहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं इंडिया से उस जगह के लिए, स्टैंप लगा। अब सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है सिक्योरिटी चेक। इमिग्रेशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ चेक इन काउंटर की बता देता हूँ। जब आप अपना बैगेज देंगे वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके बैगेज पे एक टैग लगाया जाएगा जिसकी एक रिसिप्ट आपको भी मिलेगी। इन फ्यूचर अगर आपको बैगेज अराइवल पे मिलने में लेट होता है तो वो रिसिप्ट आपके काम आएगी, तो उस रिसिप्ट को संभाल के रखें। तो अभी और दूसरी चीज़, जब आप इसमें ले लेंगे अपना बैग ले लेंगे, बैग सबमिट कर देंगे और उसके बाद आप आगे इमिग्रेशन पे बढ़ेंगे। इमिग्रेशन पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे और उसके बाद आप आगे सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे। सिक्योरिटी चेक में आपका बॉडी चेक होगा और उसके साथ साथ आपका जो आप स्टफ अपने साथ ले जा रहे हैं फ्लाइट में रखने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वॉच एंड शूज़, जैकेट, जो भी बेल्ट, जो भी आप वेयर करते हो वो सब निकाल के आपको एक ट्रे में डालनी पड़ती है। मतलब सिर्फ आप अपने पास पासपोर्ट और बोर्डिंग पास रख सकते हो, उसके अलावा आपको सारी चीज़ें चेक इन में डालनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं। देन आप जैसे ही बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लेके जाते हो तो एक गेट होता है, उस गेट से आपको निकलना पड़ता है, बिकॉज उसमें वो लगा होता है, मशीन लगी होती है, वो आपको स्कैन करती है। अगर कुछ होता है तो वो बीप करती, नहीं होता तो आप निकल जाते हो। देन वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, CISF वाले होते हैं, वो आपको चेक करते हैं, मतलब आपकी बॉडी। अगर आप इंडिया में करा रहे हैं तो CISF वाले उसको चेक करेंगे। जैसे हम लोगों को 2 एयरपोर्ट का बहुत एक्सपीरियंस है, एक दुबई और एक दिल्ली। तो अगर आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे करवा रहे हो तो CISF वाले चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपको जो अगर लेडीज़ होंगी तो एक कवर्ड उसमें लेके, केबिन में लेके, कवर्ड के पोर्टेबल केबिन होता है उसमें चेक करेंगे। और नॉर्मल लोगों को जो मेल्स हैं उनको ऐसे ही चेक कर लेंगे। एक हैंड फ्रेम मेटल डिटेक्टर होता है उससे चेक करते हैं। और अगर आप ये इंडिया में ये ऐसे CISF चेक करती है, अगर आप दुबई में करते हैं तो आपको सिर्फ वो फ्रेम से निकलना होता है, जो एक डोर जैसा फ्रेम होता है उससे निकलना होता है। अगर कुछ बीप बचता है तो वो आपको बोलते हैं कि आप चेक करें, अगर कोई मेटल आइटम है आप उसको फिर से ट्रे में डालिए और फिर से निकलिए। यहाँ पे दुबई में वो लोग फिजिकली नहीं चेक करते हैं, वो सिर्फ आपको जब तक आपका कुछ ना कुछ बीप होता रहेगा वो आप लोगों को चेक करेंगे। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे किसी की बॉडी में कुछ मेटल्स होते हैं या किसी के कुछ हार्ट में कुछ कभी कभी पेस मेकर होता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके चलें, क्योंकि इन केसेस में अगर वो बीप बचता है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया, अब हम जाएंगे, जैसे सिक्योरिटी चेक कराएंगे वैसे हमको वहाँ पे एक और स्क्रीन दिखाई देगी। अब वो स्क्रीन आपकी जो फ्लाइट है उसका बोर्डिंग गेट बताएगी, बोर्डिंग गेट नंबर क्या है। अब आप उसको अपनी फ़्लाइट नंबर से मैच करें जो बोर्डिंग कार्ड आपके पास है। जैसे आपकी फ़्लाइट नंबर फॉर एन एग्जांपल कुछ भी है, जो भी ABC 1 2 3 जो भी फ़्लाइट नंबर है आपकी, आप चेक करें, उस स्क्रीन पे वो दिखाएगा। आपको अब फिर उस गेट पे पहुंचना है। नॉर्मली जो जो बोर्डिंग शुरू होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट की -60 पे शुरू हो जाती है और -20 पे ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश ये करिएगा कि -20 से पहले आप पहुंच जाए, क्योंकि इस केस में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो वो आपको फ़्लाइट से उतार सकते हैं। वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अपने बोर्डिंग गेट पे टाइम से पहुँचें, -20 पे बोर्डिंग गेट पे पहुँच जाएं, उससे पहले पहुँचें। -20 पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ऑफलोड कर देते हैं, तो बेहतर है कि आप उससे पहले पहुँचें। फिर उसके बाद अब आप बोर्डिंग गेट पे पहुँचें। बोर्डिंग गेट पे जो आपके पास बोर्डिंग कार्ड होगा और पासपोर्ट और वीज़ा वहाँ पे भी चेक करते हैं, वो चीज़ें आप अपने साथ रखें, डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखें। और आप जैसे ही बोर्डिंग गेट पे जाएंगे आपके बोर्डिंग कार्ड स्कैन होगा, फिर उसके बाद आप फ्लाइट की तरफ चले जाएंगे। अगर ब्रिज है जो सीधे आपको एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करता है, जो टर्मिनल को सीधे एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करता है, आप उस ब्रिज से जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप बस से भी जाने का कई एयरपोर्ट पे बसेस से आपको फ़्लाइट तक लेके जाते हैं। तो वहाँ पे आपका बोर्डिंग कार्ड, तो फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे
तो आप फ्लाइट की तरफ पहुंचेंगे। फिर जब आप फ्लाइट पे जाएंगे वहाँ पे सिर्फ आपके बोर्डिंग कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि जो केबिन क्रू होता है वो आपका सीट नंबर देखेगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपकी सीट नंबर है 23ABC वॉट एवर, जो भी आपका सीट नंबर है, इट मीन्स आपका जो सीट है वो 23rd रो पे है एयरक्राफ्ट के। तो आपकी वो फ्लाइट देखेंगे, सीट नंबर चेक करेंगे, फ्लाइट नंबर और सीट नंबर की आप करेक्ट फ्लाइट पे बैठे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे जाके बैठना है। और कैबिन बैग अगर आप अपने साथ लेके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेके जाओ, वो लोग लेके नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो होल्ड होते हैं उसमें वो आता नहीं है। तो उस मतलब मिनिमम जो एक मीडियम स्मॉल साइज़ का जो बैग होता है आपको वही लेके जाना है। अगर आपके पास कोई वैसा बैग है लाइक आपका पर्स या हैंड बैग या कुछ भी वैसा है तो आप अपनी सीट के नीचे भी रख सकते हो और ऊपर भी डाल सकते हो। तो बैग कोशिश यही करो कि अगर आप अपने साथ जो हैंड बैग लेके जा रहे हो वो छोटा ही हो, क्योंकि फिर वो आपको प्रॉब्लम करता है, रखने में दिक्कत होती है। केबिन बैगेज का जो आइडियल साइज है वो 12 to 14 इंच का होना चाहिए और लेस देन 10 kg होना चाहिए, क्योंकि ओवरहेड बिन का जो बनाया गया है साइज और वेट कैपेसिटी वो उसी हिसाब से बनाई गई है। तो केबिन बैगेज कोशिश ये करें कि हमेशा कम का ही लेके जाएं, कम वेट का लेके जाएं, बिकॉज फ्लाइट में जब आप फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो कभी कभी टर्बुलेंस जैसी कुछ चीज़ें आती है। टर्बुलेंस ऐसा होता है कि जब एयरक्राफ्ट को बैड वेदर का सामना करना पड़ता है, जब वो ऊपर हवा में होता है 35,000 40,000 फीट पे, तो उस समय में बहुत बार दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को चोट भी लग जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए बोला जाता है, इसीलिए एक वेट लिमिट तय की जाती है ओवरहेड बिन्स की, जहाँ पे आप बैगेज रखते हैं। तो केबिन बैगेज कोशिश ये करें 10 किलो से कम हो और बहुत छोटा साइज़ हो, 12 से 14 इंच के बीच का ही साइज़ होना चाहिए। अभी आप बैठ गए फ्लाइट पे, फिर आपकी फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होगी कि फ़्लाइट हमारी उड़ने के लिए तैयार है, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट एक आइडियली तो हमेशा ही बांध के रखनी चाहिए, क्योंकि टर्बुलेंस कभी अचानक से भी आ जाता है। तो सीट बेल्ट अगर आपने लगा के रखी है तो आप सेफ़ हैं। और फिर उसके बाद आप पूरी, जब फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हो जाएगी उसके बाद एक समय आता है जब सीट बेल्ट आप हटा सकते हैं। और अगर आपकी फ़्लाइट में आपने मील बुक किया है, जो कि ऑनलाइन बुक होता है, जहाँ पे आप फ़्लाइट बुक करते हैं, कुछ एयरलाइंस वो प्रोवाइड करती हैं और कुछ एयरलाइंस में आपको प्री बुक करना पड़ता है। तो आप अपनी चॉइस का मील बुक कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आपको मील सर्व होता है। फिर अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर जब लैंडिंग होने लगता है फिर से आपको सीट बेल्ट बांधनी है। फिर जब लैंड हो जाएगी फ़्लाइट तो क्रू आपको बोलेगी कि किस अराइवल बेल्ट नंबर से आपको आपका लगेज कलेक्ट करना है। फिर जब आपकी फ़्लाइट पार्क हो जाएगी आपको अराइवल में जाना है। अराइवल में सेम प्रोसेस है, आपको सीधे अराइवल में चेक इन का प्रोसेस नहीं है। अराइवल में आपको जाके सीधे इमिग्रेशन पे खड़ा होना है। इमिग्रेशन होगा वहाँ पे, फिर से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया से आपने फ़्लाइट पकड़ी है तो इंडिया पे एग्ज़िट की एक स्टैंप लगी थी। अभी इधर उसमें इंडिया में डिपार्चर की स्टैंप लगी थी। अभी यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दुबई आए तो दुबई में आपकी अराइवल की एक स्टैंप लगेगी। फिर उसके बाद इमिग्रेशन पे फिर जैसे ही आप चेकिंग करेंगे उसके बाद कस्टम वाले आपका जो चेक इन बैगेज है उसको स्क्रीनिंग करते हैं, चेक करने के लिए कि जो चीज़ें हैं वो सब इन द लॉज है, लीगल है कि नहीं है। ऐसे ही मतलब एक फॉर्मल चेकिंग होती है। उसके बाद आप आगे आप जाएंगे तो कस्टम के 2 बोर्ड लगे होते हैं। एक लिखा है गुड्स टू डिक्लेयर, और एक चीज़ जो मैं मतलब बताना मिस कर गया था आप लोगों को कि जब भी आप किसी कंट्री में विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो 2 चीज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती है आपकी अकोमोडेशन डिटेल्स, कि आप किसी भी कंट्री में जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है तो उनकी डिटेल्स वो लोग मांग लेते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिटर्न टिकट, कि रिटर्न टिकट विद इन लिमिट आप रिटर्न कर रहे हो नहीं या नहीं कर रहे हो, तो रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो ये 2 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को।
फिर जब आप कस्टम से आगे बढ़ेंगे तो कस्टम जब आप क्रॉस करने लगेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी, कस्टम से पहले आपको पहले अराइवल बेल्ट पे जाना है। अराइवल बेल्ट पे आप जब देखेंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल बेल्ट नंबर 5 पे आपका अगर सामान आ रहा है आपकी फ़्लाइट का, तो आप उधर भी स्क्रीन लगी होती है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, जैसे ही स्क्रीन पे देखेंगे उसके बाद आप जाके अपने सामान का वेट करें और कोशिश ये करें कि अपना जो आपके पास बैगेज क्लेम टैग मिला था, जो रिसिप्ट मिली थी, उससे अपना नाम मैच कर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ़्लाइट में कुछ लोगों के बैग सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो आप ये ना गलती कर दें कि आप किसी और का बैग ले जाएं। हमारे साथ भी कई बार हुआ है, हमारे सेम बैग थे। तो बैग स्वैप करना, बैगर स्वैप हो जाएगा और आप चले जाएंगे तो फिर वो एक बहुत ही मुश्किल में आप भी पड़ जाएंगे और वो इंसान भी पड़ जाएगा। तो कोशिश ये करें, वो बैगेज क्लेम स्लिप इसीलिए होती है कि आप अपना बैगेज नेम, जो आपके बैगेज, जो आपका जो लगेज होगा उसमें भी एक बड़ा सा टैग लगा होगा, उससे अपना नाम मैच कर लें। उसके बाद उस बैग को पकड़ें, या अपना उस टैग में अपना नाम तो सबको पता ही होता है, तो उस टैग में अपना नाम चेक कर लें और उसके बाद आप उसको अपना सामान को ले लें। और आप इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे ट्रॉली भी ले सकते हैं। ट्रॉली की सर्विसेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये मैं आपको चीज़ें बताना कुछ भूल गया हूँ कि जो ट्रॉली की सर्विसेज होती है एकदम फ्री होती है, तो आपको सामान अपना कुछ ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रॉली लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर एयरपोर्ट पे, और उस पर अपना सामान रखें। फिर आप आगे जब एग्ज़िट करेंगे अराइवल से, तो किसी भी कंट्री में आप अगर आपने प्री बुकिंग कराई हुई है ऑनलाइन तो आपको कोई लेने ही आएगा, अदरवाइज़ आपको कैब सर्विसेज हर जगह, टैक्सी सर्विसेज हर जगह प्रोवाइड हो जाती है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करना है। हमें जितना एक्सपीरियंस था और जितनी चीज़ें हमें पता थी मोस्टली हमने आपको बताया है। एंड अगर कोई आपके सवाल है या कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाह रहे हो, आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम बिल्कुल इस चीज़ का जवाब देंगे। और कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ मैं बोलने के लिए तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप लोगों को हमारी बातें सही लगी हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो अच्छी बात है। धन्यवाद।